हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं अध्याय 14 का अभ्यास प्रश्न। यह फिजिक्स की लास्ट चैप्टर है, इसके अभ्यास प्रश्न की चर्चा की जाए। तो अभ्यास प्रश्न का पहला क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन सही है। क्वेश्चन कह रहा है किसी n प्रकार के सिलिकॉन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रकथन लिखे गए हैं, कुछ बातें लिखी गई हैं। आपको बताना है कि n टाइप सेमीकंडक्टर के लिए n प्रकार के सिलिकॉन में कौन सी बात सत्य होगी। तो पहली बात कह रहा है ए, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक हैं और त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रक हैं। ठीक है, तो n प्रकार के सिलिकॉन में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक हैं। तो ये तो बातें सही हैं। n प्रकार का अगर सेमीकंडक्टर है, n प्रकार का अर्धचालक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं। ठीक, और त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रक है, लेकिन यह बात गलत है। उसमें त्रिसंयोजी परमाणु जो है अपमिश्रक नहीं होता है, उसमें त्रिसंयोजिक जो है परमाणु को मिलाया नहीं जाता है, उसको पंचसंयोजी परमाणु को उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, तो यह ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक है और पंचसंयोजी परमाणु अपमिश्रक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक है, तो यह बात गलत है n प्रकार के लिए। पंचसंयोजी परमाणु अपमिश्रक है, तो यह बात सही है। ठीक है, तो एक बात तो गलत दिया है, एक बात सही दिया है, इसका मतलब यह ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं इसके लिए, n टाइप के लिए। सी है आपका होल अल्पसंख्यक वाहक है और पंचसंयोजी परमाणु अपमिश्रक है। ठीक है, तो यह जो सी ऑप्शन जो है, यह बातें जो है एकदम सही है। n टाइप सेमीकंडक्टर के लिए होल जो होते हैं n टाइप में, वे अल्पसंख्यक वाहक होते हैं, वे कम होते हैं होल, और पंचसंयोजक परमाणु जो है अपमिश्रक होते हैं n टाइप में। 5 संयुक्ता वाले परमाणु का डोपिंग किया जाता है, मिलाया जाता है। डी देखा जाए तो डी कह रहा है होल बहुसंख्यक वाहक हैं, तो यह बात गलत है। होल बहुसंख्यक वाहक नहीं होते हैं n टाइप में। त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रक है, तो यह भी बातें गलत हैं। ठीक है, तो किसी n प्रकार के सिलिकॉन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सी कथन जो है सत्य होगा कि होल जो होते हैं वे अल्पसंख्यक वाहक होते हैं n टाइप सेमीकंडक्टर में, और पंचसंयोजी परमाणु जो हैं वह अपमिश्रक होते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अभ्यास 14.1 माने यह जो पहला ही क्वेश्चन था में दिए गए कथन में से कौन सा पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए सत्य है। तो इसमें बताना है कि कौन जो है पी प्रकार के अर्धचालक के लिए सत्य है। ए सही है, बी सही है कि डी सही है। तो जो पी टाइप अर्धचालक होते हैं उनमें होल जो होता है वो बहुसंख्यक वाहक होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल बहुसंख्यक वाहक होता है और त्रिसंयोजी परमाणु जो हैं अपमिश्रक होते हैं। अर्थात दूसरे क्वेश्चन के लिए यह डी ऑप्शन सही है। ठीक है, यह जो है कौन सा कथन सत्य होगा, डी कथन सत्य होगा। किसके लिए, पी प्रकार के अर्धचालक के लिए। अगर पी टाइप का सेमीकंडक्टर है तो उसके लिए कथन डी सही होगा। अर्थात पी टाइप के अर्धचालक में होल बहुसंख्यक वाहक होते हैं और त्रिसंयोजी परमाणु जो हैं अपमिश्रक होते हैं। ठीक है, तो यह ऑप्शन जो है सही होगा किसके लिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। और होल अल्पसंख्यक वाहक होते हैं और पंचसंयोजी परमाणु अपमिश्रक होते हैं, यह राइट होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम प्रत्येक में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन हैं। इनकी विशेषता ऊर्जा बैंड अंतराल, ठीक है, जो ईजी होता है, एनर्जी गैप, ऊर्जा बैंड अंतराल द्वारा पृथक्कृत संयुक्ता और
चालन बैंड द्वारा दी गई है, जो क्रमशः Eg, ठीक है, C एनर्जी गैप कार्बन के लिए, एनर्जी गैप सिलिकॉन के लिए और एनर्जी गैप जर्मेनियम के लिए बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सत्य होगा। तीनों के लिए आपको यहाँ पे जो है Eg गैप का मान दिया गया है, एनर्जी गैप का मान दिया गया है। इसमें कौन सा कथन सत्य होगा यह आपको बताना है। ठीक है, तो कार्बन के लिए अगर हम Eg का मान देखें, ठीक है, ऊर्जा बैंड अंतराल देखें किसके लिए? कार्बन के लिए। तो कार्बन के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल जो होता है वह 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, ऊर्जा बैंड अंतराल, ठीक है, अगर हम देखें सिलिकॉन के लिए तो सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऊर्जा बैंड अंतराल Eg जो है जर्मेनियम के लिए देखें Ge के लिए, तो इसके लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यह वैल्यू जो है होती है। अब आपको बताना है कि इस ऑप्शन में से कौन सही है। ठीक है, ऊर्जा बैंड अंतराल के उद्देश्य से तो सबसे अधिक आप देख रहे हैं जो Eg का वैल्यू है वह कार्बन के लिए है। तो सबसे अधिक वैल्यू Eg का कार्बन है, उससे कम जो है सिलिकॉन का है। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम जो है सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और सबसे कम जर्मेनियम का है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो EgC ग्रेटर दैन EgSi ग्रेटर दैन Eg जर्मेनियम। तो यह C ऑप्शन जो है यह एक राइट ऑप्शन होगा वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो यह आपका राइट आंसर होगा C। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बिना बाइस के, ठीक है, बिना वायस पीएन संधि से होल P क्षेत्र में N क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं, क्योंकि बिना बायस के मतलब न तो फॉरवर्ड बायस लगाया गया है न तो रिवर्स बायस लगाया गया है, कोई बायस नहीं है। तो बिना बायस के जो है होल P क्षेत्र में और इलेक्ट्रॉन N क्षेत्र में विसरित होते हैं, क्यों? तो आपको हमने बताया था सांद्रता के कारण। ठीक है, तो C ऑप्शन देखें, P क्षेत्र में होल सांद्रता और N क्षेत्र में इनकी सांद्रता से अधिक है। P क्षेत्र में होल सांद्रता, N क्षेत्र में इनकी सांद्रता से अधिक है, इसीलिए जो है होल P क्षेत्र में N क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं। P क्षेत्र से N क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं, किसके कारण? सांद्रता के कारण। बाकी ऑप्शन जो है N क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन उन्हें आकर्षित करते हैं, ये गलत है। ये विभवांतर के कारण संधि के पार गति करते हैं, ये गलत है। उपरोक्त सभी तो यह भी गलत है। तो सही जो आंसर होगा वह होगा P क्षेत्र में होल सांद्रता N क्षेत्र में इसकी सांद्रता से अधिक है, इसीलिए जो है बिना बायस पीएन संधि से होल P क्षेत्र से N क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान दें, जब पीएन संधि पर, ठीक है, अग्रदिशिक वायस अप्लाई किया जाता है, जब पीएन संधि पर फॉरवर्ड वायस अप्लाई किया जाता है, तब यह फॉरवर्ड वायस के बारे में हमने आपको बताया है कि जब P को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और N को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो इसे फॉरवर्ड बायस कहा जाता है, अग्रदिशिक बायस कहा जाता है। ठीक है, तो जब पीएन संधि पर अग्रदिशिक बायस अनुप्रयुक्त किया जाता है तब यह, ठीक है, तब जो है यह क्या करता है? विभव रोधक बढ़ाता है, बहुसंख्यक वाहक धारा को शून्य कर देता है, विभव रोधक को कम कर देता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा C,
विभवरोधक को कम कर देता है। ठीक है, विभवरोधक को क्या करता है? कम कर देता है। जब पीएन संधि फॉरवर्ड वायस होता है, अग्र दिशिक होता है, तो उस समय जो विभवरोधक होते हैं वे क्या होते हैं? घट जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, विभवरोधक को कम कर देता है। यह राइट आंसर होगा। अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, वह क्वेश्चन है आपका, ध्यान दें, इसमें कहा गया है कि कोई अर्धतरंगी, ठीक है, कोई अर्धतरंगी दृष्टिकरण में, अर्धतरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, ठीक है, यदि अर्धतरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी? ठीक है, तो किसमें? अर्धतरंगी दृष्टिकरण में। तो निर्गत आवृत्ति भी 50 हर्ट्ज ही होगी, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर है, अर्धतरंग दृष्टिकरण हो रहा है। तो यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति भी 50 हर्ट्ज होगी। अर्धतरंग दृष्टिकारी में निर्गत आवृत्ति जो होती है वह निवेशी आवृत्ति के बराबर होती है। अर्धतरंग दृष्टिकारी में निर्गत आवृत्ति निवेशी आवृत्ति के बराबर होती है, अर्थात निर्गत आवृत्ति जो होगी वह कितनी होगी? 50 हर्ट्ज की होगी। तो इसका आंसर जो होगा वह 50 हर्ट्ज होगा। फिर पूछ रहा है कि समान निवेश आवृत्ति हेतु, मतलब निवेश जो है 50 हर्ट्ज ही है, समान निवेश आवृत्ति हेतु पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की निर्गम आवृत्ति क्या होगी? तो अगर 50 हर्ट्ज का निवेश हो तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की निर्गम आवृत्ति क्या होगी? तो यह आवृत्ति अब डबल हो जाएगी, अब 100 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में निर्गत आवृत्ति निवेशी आवृत्ति की दोगुनी होती है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में निर्गत आवृत्ति निवेशी आवृत्ति की दोगुनी होती है, इसलिए निर्गत आवृत्ति अब 50 हर्ट्ज की दोगुनी हो जाएगी, अर्थात 100 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, यह 6वें का आंसर हो गया। अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कोई पीएन फोटोडायोड, ठीक है, कोई पीएन फोटोडायोड है, ठीक है, जिसका वैल्यू दिया गया है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड अंतराल वाले, बैंड अंतराल कितना है? 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड अंतराल वाले अर्धचालक से समविरचित है। कोई पीएन फोटोडायोड है जो 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड अंतराल वाले अर्धचालक से समविरचित है। क्या यह 6000 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य का संसूचन कर सकता है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या यह 6000 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य का संसूचन कर सकता है? तो आपको एनर्जी निकालनी होगी 6000 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का, ठीक है, और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना होगा। तो जो वैल्यू आएगी उसका जो है कंपेयर करना होगा बैंड अंतराल से। उसके बाद आपका आंसर आएगा कि वह संसूचन कर सकता है कि नहीं। ठीक है, अगर वैल्यू 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आएगा तो संसूचन नहीं कर सकता है, अगर बराबर या अधिक आएगा तो संसूचन कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे जो दिया गया है तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति दी गई है 6000 नैनोमीटर। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वह कितनी है? 6000 नैनोमीटर है। तो लैम्डा की वैल्यू जो दी गई है वह 6000 नैनोमीटर है। तो सबसे पहले इसको हम लोग चेंज करेंगे मीटर में। तो यह हो जाएगा आपका 6000 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, अब इसके संगत फोटान की ऊर्जा हमें निकालनी होगी E बराबर hc/λ फार्मूले से। E बराबर hc/λ सूत्र से हमें इसकी एनर्जी को निकालना होगा।
एच की वैल्यू रखना होगा। एच की वैल्यू है 6.6 गुणे 10 पे ऋण 34। सी की वैल्यू है 3 गुणे 10 पे 8 और लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में है 6000 गुणे 10 पे ऋण 9। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया जाए तो ध्यान दें, सॉल्व कर रहा हूँ। 3 से पहले इसको कट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6। यह आपका बच गया 2000, ठीक है। अब ऊपर जो है ध्यान दें, 6.6 गुणे 10 पे ऋण 34 है, 10 पे 8 है और नीचे बचा है 2000। 2000 को हम घात में चेंज करते हैं तो 2 गुणे 10 पे 3 हो जाएगा और गुणे 10 पे ऋण 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम घात को थोड़ा पहले सॉल्व करते हैं, इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। इसको काट लेते हैं 6.6 को, तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, तो 3.3 हो जाएगा। 3.3 इंटू 10 पावर। अब दोस्तों ध्यान दें, यह +3 है और यह -9 है, तो +3 इस -9 से कम होगा, घटेगा इस -9 में, तो यहाँ बच जाएगा कितना, 3 कम हो जाएगा तो -6। कितना होगा, -6। यह -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, वह +6 जाके, ठीक है, इसमें ऐड होगा। तो ऋण 34 है और यह पहले से 8 है और ऊपर गया +6। इस ऋण 9 से 3 माइनस हुआ तो ऋण 6 हुआ, ऋण 6 ऊपर जाएगा तो धन 6 हो जाएगा। तो यह 3.3 गुणे 10 पे। अब यहाँ देखो ऋण 34 है और 8 और 6 दोनों प्लस में है तो ऐड हो जाएंगे, 8 6 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 3.3 गुणे 10 पे। अब यह 14 प्लस में है और यह ऋण 34 में है तो माइनस होगा, तो माइनस होने के बाद बचेगा आपका 20, -20, ठीक है। ऋण 34 और +14 बचेगा ऋण 20। अब यह जो वैल्यू आई है 3.3 गुणे 10 पे ऋण 20, यह आई है आपकी जूल में। इसको चेंज करना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में चेंज करना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसके लिए हमें इसमें इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना होगा। 3.3 गुणे 10 पे ऋण 20 डिवाइड बाई 1.6 गुणे 10 पे ऋण 19, 1.6 गुणे 10 पे ऋण 19, ठीक है। अब जो है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो यह जो है इसको काटेंगे तो लगभग जो है 2 बार में यह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 बार में लगभग में कैंसिल होगा और यह ऋण 19 ऊपर जाएगा तो धन 19 हो जाएगा और 2 गुणे इसमें से माइनस होगा तो ऋण 1 बचेगा, ऋण 1 बचेगा। अब 0.1 अंक आगे कर देंगे तो यह ऋण 1 समाप्त हो जाएगा, तो 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी का मान आया 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और प्रश्न में आप देख रहे हैं कि जो बैंड अंतराल जो दिया गया है वह वैल्यू है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एनर्जी आ रहा है 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह फोटॉन की ऊर्जा 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड अंतराल से काफ़ी कम है। बैंड अंतराल का मान 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ईजी की वैल्यू, और फोटॉन की ऊर्जा जो आ रही है ई का मान वह 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अर्थात यह बैंड अंतराल से काफ़ी कम है। इसलिए फोटोडायोड जो है दी गई तरंगदैर्घ्य का संसूचन नहीं कर सकता है। फोटोडायोड जो है इस दी गई तरंग का पहचान जो है नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप की जो वैल्यू अधिक है और फोटॉन की एनर्जी कम है। इसलिए जो है 6000 नैनोमीटर के तरंगदैर्घ्य का संसूचन फोटोडायोड नहीं कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका अभ्यास प्रश्न के क्वेश्चन चैप्टर 14 के। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।